हेलो एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का अनअकैडमी के इस नए यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम लोग आपके लिए लेके आते हैं टॉपर्स जिन्होंने पीएसयू एग्जामिनेशंस को क्रैक किया है गेट के थ्रू या इंजीनियरिंग सर्विसेज को क्रैक किया है। बहुत सारे इंटरव्यू ऑलरेडी डले हुए हैं हमारे प्रोफाइल पे, तो जरूर आप लोग विजिट करिए, ज्ञान का भंडार मिलेगा। और आज जो हमारे साथ है ना, जो मेहमान हमारे साथ हैं, इनका नाम शिवम छिरौलिया है। और ये बिल्कुल स्ट्रगल के साथ आज हमारे सामने बैठे हुए हैं। 383 रैंक के साथ ईएससी डिपार्टमेंट से हैं। ये गेट में इन्होंने लेके आया है, गेट एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। सर, आपका यहाँ पर स्वागत है। और हम लोग आज से पूरा इस जर्नी को डिस्कवर करेंगे। जो की पॉइंट्स रहने वाले हैं यहाँ पर वो ये रहेगा कि कैसे आप लोग पढ़ाई करते करते मनी बना सकते हैं। क्योंकि अगर आप सर के हिसाब से ये है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप साथ साथ में अपना अर्निंग भी कर सकते हैं। साथ में कम रैंक पे आईआईएससी बैंगलोर कैसे आप पा सकते हैं, क्योंकि सर अभी आईआईएससी बैंगलोर से अपना एमटेक कर रहे हैं, तो वो आप कैसे लेके आ सकते हैं। और साथ साथ में यार एमटेक करना चाहिए कि पीएसयू, है ना, क्योंकि अच्छा रैंक आने के बाद सबसे ज्यादा टॉपर्स में यही दुविधा रहती है कि एमटेक करें कि पीएसयू। तो इसके बारे में भी सारे डिलेमा करेंगे सॉल्व। और यार ये तो सबसे बड़ी बात है कि जो लोग भी यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं और ये सोचते हैं कि मेरे पास रिसोर्सेस कम है, मैं फाइनेंशियली वीक हूँ, मैं हिंदी मीडियम से हूं, तो ये सारे मिथ आपके बर्स्ट करने वाले हैं हमारे यहाँ पर शिवम सर। तो वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बताइए आपको कैसा लग रहा है, और अपने बारे में भी बताइए, हल्का सा डिस्क्रिप्शन दीजिए कि आप कब के पास आउट हैं और कितना रैंक आपने सिक्योर किया था, इसके बारे में। थैंक यू सर, मुझे अनअकैडमी जैसे प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए। ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं कहीं पे इंटरव्यू दे रहा हूँ। मेरी गेट में 383 रैंक है। मेरी बचपन से गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मड़ियादो, एक गांव का नाम है, डिस्ट्रिक्ट दमोह में, मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। उधर से पूरे 12th तक मैंने पढ़ाई की है। उसके बाद जेई मेंस का एग्जाम दिया था, तो जो भी रैंक आया तो उससे जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है, उधर पे एडमिशन लिया मैंने ईसी ब्रांच में। मेरे को उस टाइम पे तो कोई नॉलेज ही नहीं था कौन सी ब्रांच क्या है, जो मिल गई उसमें चले गए, तो उधर पे ही इंटरेस्ट डेवलप कर लिया मैंने। उसके बाद फर्स्ट के 3 साल तो मैं मतलब ज्यादा पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देता था, क्योंकि ऐसा है ना, जैसा माहौल होगा कॉलेज में उसी हिसाब से आप पढ़ाई लिखाई करेंगे। और करियर का भी नहीं पता था कि क्या होना है आगे, क्या होता है नए नए में। तो मैं इवेंट ऑर्गेनाइज कराने का बड़ा शौक था, मतलब या फिर रोबोटिक्स की वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, या फिर किसी आईआईटी में जैसे इवेंट्स चल रहे हैं तो उनमें पार्टिसिपेशन लेना, या फिर कॉलेज की एनिवर्सरी मनाना। तो ये सब करने से ना मतलब मेरे कॉन्टेक्ट बड़े डेवलप हो गए। मतलब मेरे को कभी प्रॉब्लम नहीं होती, कोई बोलता कि इंटर्नशिप करनी है मेरे को, या फिर कोई और दूसरे काम से, क्योंकि जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज का एलुमनाई बेस इतना बड़ा है। तो यदि आपके एलुमनाई से कांटेक्ट है तो मतलब मेरे को बहुत आसान पड़ गया, सर सॉरी और सर, कुछ मैं आपको अर्निंग ना भी हो बीच जाती में थी। काट रहा हूँ, है ना, पर मैं आपको ना इस पूरी जर्नी के थ्रू लेके जाऊंगा। सबसे पहले ना हम लोग ऐसा करते हैं कि ना मैं आपके बारे में ना स्टार्ट से जानना चाहता हूँ कि आप यस कैसे आपका स्कूलिंग रहा, है ना, कि आपने अपना स्कूलिंग, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, उसके बारे में डिस्क्राइब करिए, फिर मैं आपको कॉलेज में लेके जाऊंगा। यस मैं सर बहुत छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, तो उधर पे रिसोर्सेस नहीं है पढ़ाई के। जो भी आपको करना है, हिंदी मीडियम स्कूल है, इंग्लिश मीडियम जैसे स्कूल का, तो उधर पे आसपास भी कोई स्कूल नहीं है। एक ही स्कूल है, उधर ही जितने गांव में बच्चे रहते तो पढ़ते हैं। उधर से ही गांव में 10-5 साल में एक आध बच्चा, मतलब मेरे को तो अभी याद नहीं है लास्ट टाइम कौन अच्छे तरीके से पढ़ाई लिखाई कर रहा है। तो अभी जितना मेरे को पता है, मैं उधर गांव से अभी निकला हूँ। और मतलब मेरी फैमिली में मेरे पापा मम्मी हैं, और एक छोटे चाचा और बड़े चाचा हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरे पिताजी बचपन से बोल सुन नहीं पाते हैं। तो यही एक मेरे पास मोटिवेशन है कि मतलब पापा बोल नहीं सुन पाते हैं, लेकिन फिर भी वो पढ़ाई किए हैं। मतलब वो 11th-12th पास किए हैं, ऐसा मेरे दादाजी बताते हैं। और मतलब वो पूरा इंग्लिश टाइम्स ऑफ इंडिया भी पढ़ के जानते हैं पूरा। तो पूरी पढ़ाई लिखाई किए हैं। वो एक्यूप्रेशर वाले डॉक्टर टाइप से भी हैं, कि यदि आपको कुछ एक्यूप्रेशर वाली प्रॉब्लम है तो वो भी वो कर लेते हैं। और बहुत नॉलेजेबल पर्सन है। मतलब हम लोग को कभी इलेक्ट्रिसिटी वाला कोई प्रॉब्लम होती तो वो पापा ही सॉल्व करते घर पे। तो मैं यही सोचता हूँ कि यार जब वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मेरा सिर्फ मोटिवेशन यही है पढ़ाई का, कि यार मतलब तुम्हारे पास तो हर चीज है ना, तो फिर क्या ही क्यों ही रुकना। तो उस हिसाब से सर मेरा यही मोटिवेशन है। और मम्मी जी हैं, वो भी मतलब ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, तो वही फैमिली बैकग्राउंड को देखते हुए तो
मतलब यही मोटिवेशन है। और इन सब में सबसे ज़्यादा मेरी हेल्प किसी ने की है तो वो मेरे चाचा लोगों ने, क्योंकि जहाँ भी पैसे लगाने की बात आती थी, तो वो मेरे छोटे चाचा जी, और जहाँ पे भी सपोर्ट करने की बात आती तो वो मेरे बड़े चाचा जी हेल्प करते थे। यही मेरा बैकग्राउंड है, और उसके बाद जैसी-जैसी मतलब घर से सपोर्ट मिलता गया तो उस हिसाब से फिर मैं आगे बढ़ता गया सर। बहुत तो बहुत अच्छा ये सर। वही ये मतलब पूरा 12th तक का। मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा सर, मैं इसलिए बीच में काटना चाह रहा हूँ ना, कई स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं पता है कि ना सर मैं तो हिंदी मीडियम का हूँ, मैं नहीं कर सकता करके। आप उसके लिए एक बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं। कई लोग ये बोलते हैं कि मेरे पास तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है सर, मेरे घर में मेरे को अलाउ नहीं करते हैं। तो आप उनके लिए बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं। तो जी। इस चीज को ना लोगों को जरूर देखना, आप सब लोग जो लोग भी यहाँ पर देख रहे हैं ना, वीडियो को जरूर देखते रहिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना यार, क्योंकि नहीं पता कि आपके एक शेयर से किसकी जिंदगी बदल जाए, है ना, किसको मोटिवेशन मिल जाए। सर अब ये आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप स्कूल टाइम में बहुत अच्छे स्टूडेंट थे कि धीरे धीरे आपने नहीं चेंज किया? सर, स्कूल टाइम पे तो उतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन कुछ बच्चे थे, मैं एग्ज़ाम्पल है, कुछ बच्चे थे बहुत होशियार थे, मेरे से तो बहुत ज़्यादा। लेकिन वो डिस्ट्रैक्शन नाम की एक चीज़ होती है ना सर, वो बहुत खतरनाक चीज़ है। जो बंदा उसमें फँस गया, मेरे गाँव में कोई दोस्त नहीं है, क्यों दोस्त नहीं है? वो बोलते थे मेरे से, यदि तू पढ़ाई करेगा तो मैं तुझसे बात नहीं करूँगा। तो मतलब मेरे गाँव मेरी क्लास में 10-12 लोग थे जो मैथ्स लिए थे, तो वो मेरे से कोई बात नहीं करते, आज तक नहीं करते हैं, थोड़ा पता नहीं ईगो इश्यू है, क्या इश्यू है। तो उस टाइम पे क्लास में वो 2 चीज़ चूज़ करने के लिए बोले कि यार पढ़ाई कर लो या फिर हम लोग के साथ रह लो। तो फिर मैंने अपनी घर की कंडीशन देखते हुए तो मैं उनके साथ जाना पसंद नहीं किया। मैंने सोचा यार पढ़ाई कर लेता हूँ, ठीक है, अब क्या ही रखा है। तो वो लोग फिर उधर ही हैं अभी गाँव में, मैं निकल गया इधर पे सर। तो ये भी अभी भी बात नहीं होती किसी लोगों से, पता नहीं वो भी नहीं करते, मैं भी नहीं करता। लेकिन बहुत मैं सही खुश हूँ सर। सर कि मैं उस टाइम पे वो डिसीजन लिया, तो मैं एक अकेला बंदा हूँ उधर से कि जो आईआईएससी, मतलब मैंने कभी सपना ही नहीं देखा था कि मैं आईआईएससी पहुँचूँगा। मिलने के बाद तो मेरे को 10 दिन तक तो भरोसा ही नहीं हुआ कि यार सबसे पहली आईआईएससी बात भी है। है, स्टूडेंट्स को एक बात बोलना चाहता हूँ मैं कि इंडिया में सबसे बेस्ट जो पढ़ने की जगह है वो है आईआईएससी। टॉप 1 में आता है, सब फर्स्ट यूनिवर्सिटी में आता है जो इतना अच्छा देता है। और वहाँ पर एक स्मॉल टाउन स्मॉल विलेज से आए हुए बंदे यहाँ पर हम लोगों को मोटिवेशन दे रहे हैं। और एक बात सर जो मेरे को ना बचपन से सिखाई गई है वो ये है कि ना आपकी संगति बहुत अच्छी होनी चाहिए। हमेशा संगत, यस आप सर, जिसके यस। साथ रहते हो ना वही आपको बनाते हैं, वही आपको बिगाड़ते हैं। तो लाइफ में कुछ भी मत करो, पर सही लोगों के साथ बस रह लो ना, तो आपका काम बन जाएगा। क्या बोलते हैं सर इसके बारे में आप? या बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये भी है ना सर कि यदि आप स्टार्टिंग में होशियार नहीं है ना, मतलब मैं भी नहीं था। आप तो जिस पॉइंट पे हैं उस टाइम पॉइंट पे डिसाइड कर लीजिए कि मेरे को पढ़ना है, बस बाकी काम होता जाएगा। क्योंकि जेईई मेंस नहीं निकलता है तो एनआईटी, आईआईटी नहीं मिलते तो क्या लोग पहुँच नहीं पाते क्या? मैं बता रहा हूँ, कॉलेज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका कौन-सा कॉलेज है। आप उधर पे कर क्या रहे हैं वो उससे फ़र्क पड़ता है। आप 1 साल बस मेहनत कर लेंगे ना ढंग से, किसी भी एग्ज़ाम में आपको गवर्नमेंट जॉब पसंद है तो आप गवर्नमेंट की कोई तैयारी कर लीजिए। आपको गेट वगैरह, मतलब गेट को तो बहुत पसंद करता हूँ। तो कई बार लोगों से सुनता हूँ गेट क्यों कर रहे हो यार, सब फालतू है, ये है, वो है, जॉब्स नहीं है। तो मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगा, करके तो देखो एक बार, मतलब उतना मेहनत जितना उसमें रिक्वायर्ड है उतनी मेहनत करके देखो। आपको वो चीज़ मिलेगी ना, वो लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं कर सकते जो मैं अभी कर रहा हूँ। तो ऑसम सर, गेट तो ऑसम। बहुत अच्छा मैं एग्ज़ाम है सर। बहुत अच्छा सर, मतलब ये एक ऐसा प्रोमिनेंट क्वेश्चन है ना, क्योंकि मैं तो गेट का पढ़ाता हूँ। मेरे को हर समय पे यही चीजें बोली जाती कि सर क्यों करें हम गेट, क्योंकि यहाँ पर तो जॉब नहीं है, यहाँ पर वैसे ही ईएससी का सोचते हैं तो वैकेंसीज खींच ली जा रही हैं। आप उनके लिए एक और बड़ा एग्जाम्पल है जो इस बात को बोल रहे हैं कि करके तो देखो भाई, क्या भला कर देगा आपका, है यस, ना। यस। तो बहुत अच्छा जर्नी होने वाला है। सब लोग एकदम मतलब कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और इस पूरे सेशन को देखिए। सर आप थैंक यू कंटिन्यू सर। कीजिए। आप पहुंच चुके हैं कहाँ तक? आप अपने 12th तक पहुंच गए, जेई कॉलेज। मेंस तक, अच्छा। बताइए सर। हाँ, तो फिर कॉलेज में तो ज़्यादा मेमोरीज़ नहीं है, वही हॉस्टल वगैरह की बहुत सारी बहुत मस्ती की है। मतलब कोई ये नहीं बोल सकता कि यार तुम आईआईएससी में पहुँच रहे हो, गेट क्वालीफाई कर रहे हो तो कुछ नहीं कर। मैंने हर एक काम किया है कॉलेज में, मतलब पूरी मस्ती 3 साल करो, बस 1 साल डिवोट किया तो वो गेट का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे नहीं हो पाया फर्स्ट टाइम में फ्रेशर्स में, क्योंकि गेट इतना भी आसान, जब मैं सर्च करता हूँ ना वेबसाइट में वर्ल्ड टफेस्ट एग्जाम, आप भी सर्च करके देखना, तो उसमें वर्ल्ड टफेस्ट एग्जाम की लिस्ट में चौथे या 5वें नंबर पे गेट का नाम आता है। तो मेरा नहीं हो पाया फर्स्ट टाइम पे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं था। लेकिन फिर मैंने यही सोचा, टीसीएस ऑप्शन वगैरह भी थे, इन्फोसिस, विप्रो वगैरह भी ऑप्शन थे। अब वो प्लेयर वाला रहता ना कि आप देंगे नहीं तो आपको किसी कंपनी में बैठने नहीं मिलेगा। तो ठीक है, पता से पहले से तो डिसाइड था ही कि जाना ही नहीं है, तो एक आध इंटरव्यू दे दिए थे कि हाँ भाई मेरा नहीं हो रहा है।
उसके बाद फिर मैंने गेट की कोचिंग ली और फिर तब मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया कि यार, क्योंकि पैसे भी लगते हैं बहुत ज़्यादा और घर की कंडीशन और फैमिली इशू भी कई बार हो जाते हैं, तो वो सब ध्यान में रखते हुए ना आपको मतलब ये सोचना पड़ता है कि यार अब ठीक है, अब कर लो, नहीं तो फिर अगली साल गेट इतना आसान तो है नहीं कि यार कि 1-2 महीने पढ़ने से हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है ना गेट की तैयारी के लिए कि मैं मतलब जहाँ पे कोचिंग लेता था, तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा। तो मेरे को ये लगा कि मैंने जो स्टार्ट से थोड़ा ये कोचिंग करने से पहले जो मैंने स्टार्ट कर दिया था पढ़ना खुद से, वो मेरे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा, क्योंकि मैं उस टाइम पे पता करके गया था कि हाँ 10 सब्जेक्ट हैं, क्या आता है गेट में, क्या होना है, क्या हम गलतियाँ कर सकते हैं। तो थोड़ा जो लोग गेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक ही मैसेज है कि यार गेट करने के 1 महीने पहले से तुम प्रिपेयर हो जाओ, थोड़ा एक्सप्लोर करो चीज़ों को, कि हाँ तुम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पढ़ रहे हो, तो इसका सिलेबस क्या है, तुम्हें पढ़ना क्या है, क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। ऐसा नहीं है कि और बिल्कुल बाकी वहां सब्जेक्ट ब्लैंक पहुंच गए हो, बिल्कुल बस सर पहुँच ही जा बताएंगे नहीं, जो नहीं, जानना है ना, वैसा नहीं नहीं, होना इससे कुछ चाहिए। नहीं होगा। हम्म। 2-2 3-300 लोग क्लास में रहते हैं सर, 4-400, आपको उसमें 1-2 5 लोगों में आना है, मतलब गेट की तैयारी तो सभी कर रहे हैं। मुश्किल से 5000 लोग बस बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर, भले 1 लाख लोग एग्जाम देते हैं, लेकिन ये मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है कि सिर्फ 5000 लोग अच्छे सिंसियर तरीके से एग्जाम देते हैं। तो बस आपकी फाइट सिर्फ उन 5000 लोगों में है। तो आप जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करके जाएँगे, पहले से रिसोर्सेज़ कर लेके जाएँगे, तो मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आपको। कई हम्म। लोग ऐसे ही पहुँच जाते हैं, गेट करना पता भी नहीं है, प्रीवियस ईयर भी नहीं लगा रहे, बस बुक खोल दी है, वो तो जो सर क्लास के आपसे नोट्स ना है वही एक खोल। ऑनेस्ट चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, आपने अपने कॉलेज के ड्यूरेशन में कितनी पढ़ाई की थी गेट के लिए, कितना डेडिकेशन दिया था, या फिर बुक्स वगैरह कितना पढ़ते थे आप? अब एकदम ऑनेस्ट वाला बात बताइए कि कितना आप, क्योंकि मैं आप एक बात बताऊँ सर, हम्म, मैं देख पढ़ाई करने का तरीका सबका अलग-अलग हुआ। मेरा जो तरीका है मैं वो सब बता दे रहा हूँ। हम्म। इतना ज़्यादा मार्केट में हाइप बना के रखे हैं, साइमन हेकिंस कर लो, इस बुक को कर लो, उस बुक को कर लो, कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सबसे सरल तरीका बता रहा हूँ। ठीक है सर, नॉलेज के लिए बढ़िया है, लेकिन सबके पास टाइम कम है अभी। मैंने आज तक किसी भी सब्जेक्ट की कोई बुक नहीं लगाई। मैं सिर्फ एक बुक को फॉलो किया, वो भी मेरे को तुक्के से मिल गई। क्या है ना, जब वो आपको नया-नया जोश मिलता है ना कि गेट करना है, मैं बुक कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, तो मैं पहुँच गया एक बुक जबलपुर में कॉलेज था मेरा, तो उधर पे एक पुरानी वो सेकंड हैंड बुक की दुकान पे कि यार मेरे को एक बुक चाहिए गेट की, मेरे को कुछ नहीं पता, मैं उससे बोला कि यार बुक दे दो। तो उसने ऐसे ही 3-4 बुक दिखाई मेरे को जो मोटी-सी लगी कि यार हाँ, इसमें नाम-वाम भी नहीं पता, तो वो बुक मिल गई और वो मैंने कभी खोल के भी नहीं देखी। फिर जब कोचिंग लेने गया तब मेरे को टाइम वाइम मिलता था, तब मैंने उस बुक को देखा, तब मैं पछताया कि यार वो एक जो बुक थी वो मेरे को कर लेनी चाहिए थी। मतलब उस बुक का नाम किशोर कश्यप बुक है, बहुत ही अंडररेटेड बुक है वो। लेकिन मैं अपना पूरा क्रेडिट जो है ना मतलब टीचर से ज़्यादा या फिर कोचिंग से ज़्यादा उस बुक को देना चाहता हूँ। उस बुक वो बहुत कम रुपए में आ जाती है, लगभग 500 रुपए में आ जाती है वो बुक। उसमें पूरे 10 सब्जेक्ट दिए रहते गेट के। सारे और सारे के मेन चीज़ ये है ना, फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ईज़ी रहेगा और जो 70-80 क्वेश्चन रहते हैं उसमें, वो बिल्कुल बेसिक लेवल से बहुत हाई लेवल तक ले जाते हैं। तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। उसी बुक में शॉर्ट नोट्स दिए रहते हैं, तो मैं तो जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मैं उनको यही सजेस्ट करूँगा जो नए तरीके से तैयारी करना चालू कर रहे हैं, तो वो बुक ज़रूर खरीद लें, किशोर कश्यप वाली बुक। ठीक है 400-500 रुपए खर्च होंगे आपके, लेकिन हो सकता है कि उस बुक से आपको बहुत कुछ सीखने मिल जाए। तो ये बुक सर एक मैंने आउट यूज़ की ऑफ और द मैं बॉक्स जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे, क्योंकि आपने इतनी सारी या चीज़ों को एक्सप्लोर किया है। लाइफ कॉलेज में किस तरीके से जीनी चाहिए, जो आपका बीटेक वाला है ना, उसमें किस टाइप से आपका लाइफ जीनी चाहिए, ये बताइए कि अगर आप कुछ बनना चाहते हैं आगे। बीटेक में सर ऐसा है, आपको पूरा एन्जॉय करना चाहिए मेरे हिसाब से। आपको पढ़ाई भी करना चाहिए। मेरे कॉलेज में ज़्यादा पढ़ाई नहीं हुई, तो मैं कहीं न कहीं पछताता हूँ उस चीज़ को लेके यार कि मैंने पढ़ाई नहीं की। लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा रहता है सर। आप थर्ड ईयर से भी गेट की तैयारी कर रहे हैं ना, तो मेरे को तो ये लगता है कि यदि आप सीरियस हैं ना, फर्स्ट अटेम्प्ट में टॉप 100 के अंदर आएँगे। यदि आप कोई गलती नहीं कर रहे हैं, सब बराबर तरीके से चल रहा है। आप इवेंट ऑर्गेनाइज़ भी कराइए, आप दोस्तों के साथ घूमिए, मूवी देखिए और जो भी चीज़ें कॉलेज में होती है वो सब करिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो गेट मेरे को लगता है ना, एमटेक जब मैं कर रहा हूँ इधर, तो मेरे को लगता है गेट बहुत आसान चीज़ है, क्योंकि असली लाइफ तो एमटेक में चालू होती है। वो मैं आपको आगे बताऊँगा सर, जब आप आईआईएससी के बारे में पूछेंगे तो सर। यही है सर, मतलब बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बस एक चीज़, अब ये नहीं हो सकता कि आपको कैंपस की भी तैयारी कर लेना है, आपको टीसीएस में प्लेसमेंट भी ले लेना है, आपको इंटर्नशिप भी कर लेनी है, तो ये सब एक साथ नहीं हो पाएगा। या फिर कॉलेज के ग्रेड्स भी बनाने हैं, एक कोई चीज़ होगी वो आपको डिसाइड करना है। और मेरे हिसाब से तो प्रेफ़रेंस गेट का होना चाहिए, क्योंकि
गेट में ईसी में 60-65 नंबर ले आओ ना तो आपका काम बन जाता है। मैकेनिकल टाइप से नहीं है कि आपको 80-85-90 नंबर लाने। गेट में टफ पेपर आता है, मतलब कंपैरिजन टू अदर ब्रांच मैथ्स वगैरह भी टफ आती है और बाकी गेट के सब्जेक्ट टफ है। तो ठीक है सर, मतलब इंग्लिश, यदि इंग्लिश और एप्टीट्यूड आपका अच्छा है तो फ्री फ्री के 15 मार्क्स देते हैं, और फिर मैथ्स के साथ भी मिलाकर 30 मार्क्स तो ऐसे ही हो जाते हैं। मेन मेहनत रहती है जो 5-6 सब्जेक्ट जो आपके बाकी रह जाते हैं, उसमें वो आप कितने अच्छे से कर रहे हैं। यदि बहुत अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे तो मेरे को नहीं लगता कि 60 से 65 मार्क्स स्कोर करना टफ है। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका जितने ज्यादा से ज्यादा आप टेस्ट दे सकते हैं। मैंने सिर्फ यही किया, कोचिंग गया, कोचिंग में नोट्स से जो कराए तो मैं बस उधर ही तक ठीक है, आधा घंटा देखा, बाकी मैं क्वेश्चन ही करता था। जो वो बुक मैंने आपको बताई, मैं 3-4 टेस्ट सीरीज लेके रखा था। मैं तो जब सब्जेक्ट खत्म हुआ कोचिंग में तुरंत टेस्ट, तो उसका एनालाइज करो क्या कैसा है। और मैं सर उस शॉर्ट पोर्शन नोट्स में तो ना वगैरह सर मैं बनाने में। आपको लेके जाऊंगा ही। आप मेरे को ना हाँ सबसे पहले ये बता दीजिए कि आपका वो ड्रॉप वाला सफर कैसा रहा था। मतलब आप कॉलेज से निकले, अब आपको पता चला कि अब तक कुछ नहीं हुआ यहाँ पर, अब हमको कुछ बड़ा करना है, तो वो कैसे डिसाइड किया कि आप कोचिंग करना उस है आपको? आपने मतलब ऐसा क्यों सोचा कि करना है? और खासकर एक और बात ये है कि आपके यहाँ फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, है ना? तो आपने यस इतना बड़ा डिसीजन कैसे लिया कि नहीं यार ड्रॉप करना है और उसमें अच्छा परफॉर्म करना है, और ये फेज, और वही सोसाइटी का प्रेशर भी कि यार ये देख गया तो था, वो और अभी भी फेस कर हाँ रहा हूँ सर। हाँ बताइए सर इसके तो बारे में। ऐसा ऐसा है सर कि थोड़ी मेरी अलग सिचुएशन थी। मेरी दीदी हैं, तो उसी टाइम पे उनकी शादी भी होनी थी। मतलब मैं तो घर पे अकेले ही भाई हूँ, और भी कजिन्स वगैरह हैं, सब लोग करने के लिए हैं, तो थोड़ा बहुत टेंशन तो रहता है कि दीदी की शादी भी है। मैं गया था 1 जून को गया था कोचिंग करने के लिए दिल्ली, और 15 जून को मेरी दीदी की शादी थी। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं 14 तारीख की रात को पहुंचा था। मतलब कि मेरे घर वालों के और कजिन्स वगैरह ने इतना सपोर्ट किया, नहीं तो कैसे पॉसिबल हो सकता है कि खुद का सगा भाई 1 दिन पहले शादी में आ रहा है, और 15 तारीख की शादी के बाद दीदी की, मतलब 16 तारीख को मैं सुबह से तुरंत दिल्ली चला गया। क्योंकि वो था कि सर करना ही है गेट कैसे भी करके। वो मैं इतना ज्यादा मोटिवेट हो गया था। कुछ टाइम पे फैमिली वालों ने भी बोला कि यार जॉब वगैरह क्यों नहीं करनी है, तो मैं उनको बताया प्रैक्टिकली कि टीसीएस वाले भी कितना ही देंगे, और एमटेक में तो स्टाइपेंड मिल ही जाता है ना सर, 12,500 रुपए मिलते हैं। और आईआईएससी में तो कोई काम भी नहीं करना पड़ता स्टाइपेंड के लिए, तो आईआईटीज वगैरह में थोड़ा टीए वर्क करना पड़ता है, इधर कोई वर्क नहीं करना पड़ता उसमें। अच्छा अच्छा। तो मैं वही उनको समझाया, तो घर वाले बिल्कुल पूरा सपोर्ट किए। वो कभी ये नहीं बोले कि बेटा तुम पढ़ भी रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, मतलब पूरा सपोर्ट मिला मेरे को। और उसके साथ मतलब कई बार मतलब डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होते हैं सर। मैं बताऊं, किसी भी टाइप का डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, वेब सीरीज देखने का हो सकता है, या फिर फोन पे बात करने का हो सकता है दोस्तों से, या फिर मूवी देखने का हो सकता है, कोई भी डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। तो उसको जितनी जल्दी आप रिकवर कर लेना उतना अच्छा। मेरे को जो डिस्ट्रैक्शन हुआ, मैं वो चीज ही बंद कर देता था 1-2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 6 दिन के लिए, कि यदि मेरे को यूट्यूब पे मैं क्राइम पेट्रोल देखने लगा था बीच में, हम्म। तो मेरे को वो तो वो फिर तो मैं भयानक नशा है एक सर, दो दिन मतलब मैं देखा। बीच में हाँ रोकने की हाँ कोशिश सर। करूंगा। तो क्राइम पेट्रोल का नशा ना सबसे खतरनाक नशा है ना? एक बार शुरू करो तो तो होता ही रहता है, होता ही रहता है, होता ही रहता तो है। जी सर। तो सर मतलब इन सब चीज से वापस रिकवर करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लगभग 6-7 बार डिस्ट्रैक्ट हुआ, अलग अलग टाइप का वो डिस्ट्रैक्शन रहता है। तो उसको जितनी जल्दी से जल्दी, मतलब वो आप वापस ट्रैक पे आ जाए। 1-2 दिन लगता था, मैं आ जाता था सर। तो यही है सर, मेन चीज सिर्फ गेट का तो यही क्वेश्चन सॉल्व करो ज्यादा से ज्यादा, और फिर फोकस रहो सर, हम्म उतने में काम हो जाता है। बाकी टेंशन वगैरह तो चलते ही रहते हैं, तो उससे सबसे अच्छा तो ये है कि 1-2 आप दोस्त बना के रख लीजिए अपने। हम्म मेरा तो सबसे बड़ा क्रेडिट मैं दूंगा मेरे साथ जो सीनियर रहते थे मेरे कॉलेज के ही, हम्म। अंकित श्रीवास्तव सर नाम है। वो मतलब मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेट कर देते थे कि यार तू तो टॉपर आदमी है, तू तो ये है वो है। तो मतलब मैं तो बहुत ज्यादा क्रेडिट उनको देना चाहता हूँ। मेरी क्लास की एक बंदी है, रमनदीप कौर, वो भी मतलब मैं जब भी मेरे को मैं बोलता अरे यार मेरा नहीं होगा, मैं इतनी पढ़ाई करता हूँ फिर भी मेरा कुछ नहीं बन रहा है, टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे वो, तो वो भी बोलते थे अबे तू, तेरे को देखना, तेरे को आईआईएससी मिलेगा, तू तो उधर ही जाएगा ये वो। तो आखिर में उसकी बात भी सच हो गई, और उसका भी बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला। एक रहता है ना सर कि आप जब डिमोटिवेट हो रहे, घर वालों को आप अपनी हर बात नहीं बता सकते कि आपके टेस्ट में 4 नंबर आए हैं 50 में से। और ये कई बार होता है कि आप टेस्ट में 40-50 में से 40 मार्क्स ला रहे हैं, 45 मार्क्स ला रहे हैं, 30 मार्क्स लेके आ रहे हैं, लेकिन एकदम से झटका लगता है जब 2 मार्क्स आए आपके, 4 मार्क्स आए, 6 मार्क्स आए। तो वो कई बार सभी बच्चों के साथ होता है, मतलब मैं और भी लोगों को देखा, तो उस टाइम पे तो बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन हो, ऐसा लगता है कि यार आप पढ़ ही क्यों रहे हैं, मतलब क्यों कर रहे हैं जब मार्क्स ही नहीं आ रहे, कुछ नहीं आ रहा है। तो उस टाइम पे ऐसे 1-2 दोस्त आप बना के रखते हैं तो ये बहुत ज्यादा काम आते हैं। तो मेरे तो एक सीनियर
सर और रवनदीप और इन दोनों ने मेरी बहुत हेल्प की। और फैमिली का तो हमेशा सपोर्ट मिला है सर। फैमिली की तरफ से कोई टेंशन नहीं थी कि बेटा नहीं होगा तो क्या करेगा ये वो। मम्मी तो मेरी हमेशा और चाचा जी लोग भी यही बोलते थे कि अरे बेटा हो जाएगा, जो भी होगा देख लेंगे, बाकी तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो सर यही मेरी जर्नी थी। बाकी गेट का एग्जाम देके जब मैं निकला तो मैं उम्मीद छोड़ दिया था, मेरा सॉरी सर, पिछली बार बीच से में पता नहीं। इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि यस। मतलब एक जब आप एक कोचिंग में जाते हो तो किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए आपके हिसाब से, बिल्कुल आइडियल अगर आप हो वहाँ पर, और किस तरीके से बुक्स को फॉलो करना चाहिए, कैसे आके प्रैक्टिस करना चाहिए? क्योंकि कई लोगों के साथ क्या हाँ होता है सर। पता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं भी पढ़ा रहा हूँ अन अकेडमी पे, है ना? तो होता क्या है ना, वो लोग 8 घंटे क्लासेस कर लेते हैं और फिर घर में हाँ जाके सर। चील मार के सो ना जाते हैं, सर। है ना? होते हैं कि नहीं? आप भी देखे होंगे कई लोगों को कि भैया हाँ 8 घंटा सर पढ़ देखे। लिए, खत्म हो गई बात, है ना? तो वो सारी चीजों के बारे में आप एलाबरेट करिए कि कैसे लोगों को पढ़ना चाहिए, है ना? कितना पढ़ना चाहिए, और खासकर अपने हेल्थ का भी कैसे ध्यान रखना चाहिए इस पूरे सिचुएशन के बीच में, सर। है ना? तो ये हाँ सर। मतलब हम लोग कोचिंग वाले फेज को बहुत अच्छे से बात करेंगे। बताइए बताइए सर। हाँ सर। मैं उन लोगों के लिए बोलना चाहता हूँ सबसे पहले जो 8 घंटे क्लास करने के बाद ये सोचते हैं कि मेरा तो हो जाएगा, तो उनको मैं बताया ये बहुत बड़ा ट्रैप है, कुछ भी नहीं होगा उससे। तो आपको 8 घंटे क्लास करने के बाद ना जो आपको पढ़ाया है क्लास में उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बुक तो मैं स्ट्रिक्टली मना करूंगा, मेरे केस में मैंने कोई बुक फॉलो नहीं की, स्टैंडर्ड बुक जो होती हैं, साइमन हेगेंस या फिर सिग्नल सिस्टम की कोई बुक होती है, नेटवर्क एनालिसिस की चक्रवर्ती बुक सॉल्व कर लो। जो लोग करते हैं उनसे मेरे को डर लगता था कि यार क्यों कर रहे हैं, मतलब मैं भी कर रहा हूँ, मतलब बिना बुक के तो मेरा भी हो रहा है, फिर पता नहीं लोग क्यों। मैं जिनको बोलता हूँ, जिनको डर लगता है बुक से मत छुओ, कोई जरूरत ही नहीं है, इतना सारा मटेरियल बना के दे रहे हैं, टीचर्स इतना अवेलेबल करा रहे हैं, टेस्ट सीरीज इतनी सारी हैं। आपको जब मतलब छांट के आपको मटेरियल प्रोवाइड कराया जा रहा है, आप पहले वो तो कर लो, क्यों बुक स्टैंडर्ड बुक की तरफ जा रहे हो? तो कोचिंग 8 घंटे कर लो, उसके बाद ये है कि आपको 4-5 घंटे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने ही पड़ेंगे। आपने जिस सब्जेक्ट के क्वेश्चन नहीं किए, मतलब भले वो सबसे सरल सब्जेक्ट कंट्रोल है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं करेंगे ना, आप एक क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे गेट में। तो कोचिंग से आने के बाद एक तो कोचिंग में ध्यान से सुनिए सबसे पहला, और दूसरी चीज ये है कि मतलब क्वेश्चन सॉल्व करिए उसके, और फिर तुरंत लोग टेस्ट सीरीज लेते हैं, ले रहे हैं, दिवाली के बाद ले रहे हैं, जनवरी के बाद मैं तो टेस्ट तब दूंगा। क्या ही करेंगे सर उस टाइम पे टेस्ट देंगे जब एनालिसिस ही नहीं हो पाएगा खुद का। स्टार्टिंग जैसी टेस्ट सीरीज कोई लॉन्च करता है तुरंत ले लो ना, पैसे तो बाद में भी देने हैं, अभी भी देने हैं, क्या दिक्कत है? तो बीच बीच में आपको टाइम मिलता जा रहा है, मान के चलिए 5 सब्जेक्ट कोचिंग में हो गए हैं, तो आप उन 5 सब्जेक्ट का वापस से एक बार रिवीजन करके टेस्ट दीजिए। जो छोटे छोटे सब्जेक्ट के टेस्ट होते हैं वो बात के लिए थोड़ी कोचिंग वाले टेस्ट बना के रखते हैं कि आप जनवरी में उन टेस्ट के लिए दे रहे हैं, वो पहले ही के लिए बना के रखते हैं कि यार आप पहले टेस्ट दे लो, तो थोड़ा वो इजी भी रहते हैं, तो आपको थोड़ा मतलब मोटिवेशन भी मिलता है कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ। जो सिली मिस्टेक्स होती है ना, छोटे जो टेस्ट होते हैं आधा आधा घंटा एक एक घंटा के, तो उनमें सिली मिस्टेक्स मेन इंप्रूवमेंट होती है, स्पीड भी वो बढ़ाते हैं। तो टेस्ट तो बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं तो बोलता हूँ कि 3-4 टेस्ट सीरीज ले लेना, ठीक है? जब आप इतने पैसे खर्च कर ही रहे हैं तो 2-3 हजार रुपए में आ जाएंगे 2-3 टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज मेन है सर मेरे हिसाब से। बुक कोई मैंने प्रेफर आज तक नहीं की, मेरे को अभी भी डर लगता है बुक से, मतलब कैसे पढ़ोगे, उससे इतना सारा दिया रहता है। वो एक बुक बस है इसी के लिए, किशोर कश्यप, उसको जरूर मैं बोलूंगा क्योंकि उसमें पूरा छांट के दिया हुआ है। जैसे कनोडिया वगैरह बुक लोग बोलते हैं कि हम लोग में प्रेफर करने के लिए, तो मैं कनोडिया में बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट गड़बड़ा जाएंगे, आप क्वेश्चन करेंगे उसमें पता नहीं कुछ भी सॉल्यूशन दिया है, आपको नहीं बन रहा तो उससे आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे सही क्या है, जो टीचर ने पढ़ाया वो सही है कि कनोडिया वो इतने बड़े महान आदमी बैठे वो सही है। तो फिर जो मैं बुक किशोर कश्यप उसको कर सकते हैं सर, बहुत बढ़िया रिसोर्स है। और टेस्ट सीरीज में भी मतलब कई बार बहुत कम मार्क्स आएंगे, 1 मार्क्स 2 मार्क्स 25 में से, कई बार 24 मार्क्स भी आएंगे, 25 मार्क्स भी आएंगे। तो ठीक है, वो 1-2 मार्क्स भी आने बहुत जरूरी है। जब वो आपको झटका लगता है ना, तभी आपको मतलब समझ में आता है कि एकदम से जो ओवर कॉन्फिडेंट तुम होगा ना, भैया वापस आ जाओ, कहाँ हवा में उड़ रहे हो। तो वो वापस वो 1-2 मार्क्स आएंगे, जरूर आएंगे, तो उससे मतलब बहुत ज्यादा डिमोटिवेट नहीं होना है। तो यही है सर, मतलब गेट की तैयारी का तो पूरा मेन मोटो क्वेश्चन सॉल्व करो, चाहे टेस्ट सीरीज से हो। और ये बुक मार्क वगैरह के ऑप्शन रहते हैं सर उसमें टेस्ट सीरीज में। तो मेरे को तो लगता नहीं सर किसी के पास इतना टाइम होगा कि टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन कर लिए वापस दिए, जो पहले ऑलरेडी तुम टेस्ट दे चुके हो उनको उनको वापस से टेस्ट को दोगे। नहीं, कोई नहीं करता सर ऐसा, टाइम ही नहीं मिलता, फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे बुक मार्क क्वेश्चन करके। या फिर मैंने क्या किया था, हर सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन लिख लिए थे, मतलब मैंने जैसे 3-4 टेस्ट सीरीज दी हैं, तो जो क्वेश्चन मेरे को लगा कि अगर इस बार बन गया तुक्के में, अगली बार नहीं बनेगा, मैं करूंगा इसको, तो मैं कॉपी पे लिख, कितना ही टाइम जाता है सर,
मतलब एक टेस्ट सीरीज दिया आपने, उसमें 20 क्वेश्चन देके 20 में 18 बनने लायक होते हैं, 1-2 बस रहते हैं। 2 क्वेश्चन को आप नोट कर लो, उसका सॉल्यूशन लिख लो। तो वो ये चीज शॉर्ट नोट से मत बनाओ, जरूरत ही नहीं है शॉर्ट नोट्स की। आप इन्हीं क्वेश्चन को लिख लो और यही शॉर्ट नोट्स का काम करेंगे। आपने 100 वैरायटी वाले क्वेश्चन कर लिए सर, प्रीवियस ईयर तो एक साइड है, वो तो कंपलसरी, वो तो मस्ट है सर, नेसेसरी कंडीशन है वो तो। लेकिन जो क्वेश्चन लिखने वाली बात है ना सर, क्वेश्चन में आपका हर एक फॉर्मूला भी इंक्लूड हो गया। 100 क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हैं, 50 क्वेश्चन मतलब मेरे पास अभी भी हैं। और मेरे से कोई बोलता है पर्सनली कि यार मेरे को क्वेश्चन दे दो, तो मैं शेयर भी कर देता हूँ, क्योंकि बहुत बढ़िया तरीके से मैंने वो क्वेश्चन किया। और यही है कि जब भी मैं रिवीजन करता था तो मैं नोट्स ज्यादा नहीं पढ़ता था, मैं उन क्वेश्चन को उठाया वापस सॉल्व करना चालू किया। मतलब बुकमार्क वाला भी क्वेश्चन, वो लफड़ा खत्म हो गया, तुम्हारे पास क्वेश्चन अवेलेबल है, कुछ भी मन नहीं लग रहा तो उन्हीं को पेज पलटाते रहो, क्वेश्चन देखते रहो। तो लगभग लास्ट में प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास वही 500 क्वेश्चन होंगे जब सब सब्जेक्ट के लिख लोगे। तो मेरा यही था। मैं थोड़ा मात खा गया रैंक के चक्कर में, क्योंकि इंग्लिश वगैरह भी ठीक नहीं थी, तो वो तो मेरा पार्ट मिस हो गया। और सिली मिस्टेक्स तो है ही, मतलब घबरा गया था मैं बहुत ज्यादा, मतलब पता नहीं क्यों घबरा गया था। तो मैं सही आते हुए क्वेश्चन भी गलत कर गया। मेरी तैयारी बढ़िया थी, टेस्ट में भी मतलब बढ़िया रैंक आ रही थी, टॉप 20 वगैरह में आ रही थी, तो पता था कि रैंक तो आ ही जाएगी। सर और ये एक सीबीटी बहुत टेस्ट वगैरह भी। इम्पोर्टेंट, हाँ मैं भी सीबीटी पे भी आऊँगा। मेरे को एक बात बताइए सर कि जैसे हम लोग तैयारी वगैरह कर रहे हैं, तो हम लोगों को थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान देना है, न्यूमेरिकल पे ज़्यादा ध्यान देना है, और ये शॉर्ट नोट्स वगैरह कुछ होते हैं ना, शॉर्ट नोट्स हाँ सर। कैसे करना चाहिए? रिविजन, रिविजन इज़ द मोस्ट हाँ इम्पॉर्टेंट। सर। तो रिविजन कैसे करें, क्योंकि अभी 2 महीने से भी कम बचा हुआ है, तो स्टूडेंट लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सर सब भूल रहे हैं, सब भूले जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों के हाँ बारे में सर। बताइए। हाँ सर, मेरे साथ भी हो रहा था। मैं दूसरे लोग शॉर्ट नोट्स बना रहे थे तो मेरे भी मोटिवेट हूँ, मैं भी शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा। 2 सब्जेक्ट के बनाया, पर मैं डिमोटिवेट हो गया, मैं टाइम वेस्ट लगा। आप गेट की तैयारी कर रहे हैं सर, आप कोई ऐसे छोटे एग्जाम की तैयारी थोड़ी कर रहे हैं जो शॉर्ट नोट्स बना लोगे, एक कॉपी बना लोगे, उससे सब हो जाएगा। रिवीजन का मतलब ये है ना कि आप क्वेश्चन आने, न्यूमेरिकल टाइप ही क्वेश्चन आएंगे। मैंने थ्योरी पे कभी ध्यान ही नहीं दिया, इसलिए मैं बुक फॉलो करने के लिए मना कर रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं कॉन्सेप्ट डेवलप करने की। आपको जो कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, जहां से भी आप कोचिंग ले रहे हैं, हर जगह की फैकल्टी बेस्ट है सर। मतलब यदि कोई गेट की कोचिंग करा रहा है तो वो कहीं ना कहीं अपने आप में गेट की रैंक लेके आया है, तो वो मटेरियल तो बढ़िया प्रोवाइड करा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप अब थ्योरी थ्योरी क्लास के नोट्स रिवाइज बार बार किए जा रहे हैं। उससे सही में सर बहुत बड़ा धोखा है सर, अपने आप में धोखा। आपको लगेगा मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, कुछ भी पढ़ाई नहीं करते हैं आप। वो टाइम वेस्ट होता है कि आप बस लेटे हैं, लेट के पढ़ रहे हैं। गेट की तैयारी करने के लिए पेन और कॉपी हाथ में होना चाहिए, जो भी आप पढ़ रहे हैं तो हमेशा हाथ चलता रहना चाहिए, पेज भरते रहना चाहिए। ये है सर हिसाब। तो वही, रिवीजन भी आप कर रहे हैं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, एटलीस्ट प्रीवियस ईयर तो कर ही लीजिए। अब ये सब मतलब 2010 के बाद के क्वेश्चन गेट के मतलब ईसी में लगभग अच्छे आना चालू हुए हैं। तो यदि किसी के पास कम टाइम है, रिवीजन करना है, तो 2010 के बाद के क्वेश्चन कर सकते हैं और एक आध टेस्ट दे सकते हैं सर। इस टाइप से रिवीजन। शॉर्ट नोट्स तो सर, क्योंकि आपका गेट का एग्जाम है 4 दिन बाद, आप कैसे शॉर्ट नोट्स पढ़ के जाएंगे? आप पूरा वापस रिवीजन करना है ना सर आपको स्टार्ट से, क्योंकि गेट का तो वैसे ही टफ होता है थोड़ा एग्जाम सर, बाकी ब्रांचेस से कंपैरिजन। सिविल और मैकेनिकल का थोड़ा थ्योरेटिकल भी आ जाता है कई बार, मैंने ऐसा सुना है लोगों से, मतलब मेरे दोस्त लोग कर रहे थे। बाकी ईसी में आपको एक भी थ्योरी क्वेश्चन नहीं मिलेगा पूरे 65 में। इंग्लिश बस रहेगी वो थ्योरी वाली 3-4 क्वेश्चन बस। तो न्यूमेरिकली प्रैक्टिस करने से न्यूमेरिकल ज़्यादा से ज़्यादा करने चाहिए। तो हाँ। ये तो हम लोगों ने पूरा मतलब एक समरी निकाल लिया कि कैसे हम लोग कोचिंग में अपनी तैयारी कर सकते हैं। सर आप एक बात बताइए कि आपका ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन कैसा था? मतलब किस तरीके से आपका रहा, घबरा और रहा था सर मैं। कैसा रहना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, बताइए। मेरा सेंटर रैली के बाहर दे दिया था, तो 4-5 दिन तो मेरा ये दिमाग खराब था कि यार 35 किलोमीटर दूर तक जाना है, सुबह सुबह एग्जाम रख दिया है। तो मैं फिर वही ओयो रूम्स वगैरह पे होटल बुक किया, वो भी गाँव में। तो उधर पे मैं वो सर बताया ना अपने अंकित श्रीवास्तव सर, उनका भी एग्जाम था। उनका मेरे सेंटर से 20 किलोमीटर दूर था, और उनका जहां हम लोग रहते थे उधर से भी 10-15 किलोमीटर दूर था। मैं उनको बोला सर मैं नहीं जा पाऊंगा, आप चलिए सर, आप उधर से चले जाना 20 किलोमीटर दूर। तो मैं सर को एक दिन पहले अपने साथ होटल में लेके गया, उधर पे ही रात भर सोए नहीं हम लोग, मतलब नींद ही नहीं आ रही, वो भी गेट की तैयारी कर रहे थे। तो फिर सुबह सुबह 1 घंटे 2 घंटे पहले सेंटर पहुंच गए। होटल में उधर खाने की ज्यादा व्यवस्था थी नहीं। ये भी रहता है ना, आप बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं कि क्या होगा कैसे नहीं होगा, बहुत पूरा मतलब पूरी तैयारी आपके दिमाग में वो भी चीज आती है, यार मैं ये भूल गया हूँ, मैं वो भूल गया हूँ। गेट का एग्जाम दे रहे थे 3 घंटे, तो पता नहीं चलता कब निकल गए, 5 मिनट टाइप से लगते हैं वो तो। उसके बाद में निकला तो मेरे को ये लगा कि यार मेरा एग्जाम सही नहीं हुआ है,
मेरे को ये लग रहा था मेरी 5000 रैंक पिछली बार आई थी उससे भी बेकार हुआ है। लेकिन ये है ना सर, आपको जो आदत रहती है ना सॉल्व करने की, जो टेस्ट सीरीज में करने की, कई बार आप उतना नहीं दे पाते तो आपको लगता है पेपर खराब गया है। लेकिन जब आंसर की आती है ना सर, जब आप देखते हैं कि यार मेरा ये भी सही है, वो भी सही है, वो भी सही है, वो भी सही है, तो मतलब फिर मेरे को लगा कि हाँ ठीक है, रैंक तो आ जाएगी, 500 के अंदर आ जाएगी। तो वही बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं सर उस टाइम पे। तो जब तक रिजल्ट नहीं आता है आप पूरा सोचते रहते हैं रैंक कितनी आएगी, क्या डेली रैंक प्रिडिक्टर आ जाते हैं हर कोचिंग के, एक रैंक प्रिडिक्टर में 200 रैंक बता रहे हैं, एक में 700 बताता है। तो वो भी एक रहता है सर। तो एक महीने तक तो पूरा इधर से उधर, फिर उसके टाइम पे ना सर, सर मतलब मैं एक एक्सप्लोर कर एक रहा था। बात पूछना चाहता हूँ आपसे कि टेस्ट सीरीज कितना ज़्यादा रिजेंबल करता है आपके एक्चुअल वाले से? टेस्ट सीरीज में जितने मार्क्स आते रहते हैं वो एक्चुअल में कितना रिजेंबल करते हैं? ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट सेम, लगभग आप 10% घटा दीजिए उसमें से टेस्ट सीरीज से। मतलब हम्म टेस्ट सीरीज में आपके 70 आ रहे हैं तो आपके लगभग 65 नंबर आ जाएंगे, हम्म पक्का आ जाएंगे। मतलब ये हम्म तो एक आप मीन निकालेंगे ना, पूरे एवरेज करेंगे टेस्ट का, उसकी परसेंटेज निकालेंगे, वो आपके एक्चुअल, मतलब मेरा तो स्कोर भी सेम आया है सर, सीबीटी दिया था मैंने, हम्म सीबीटी में जितना स्कोर था सर मेरा, उतना ही स्कोर आया गेट में। और दूसरी चीज ये है ना, टेस्ट के लिए सब लोग फुल लेंथ टेस्ट के लिए भी बताना चाहूंगा। फुल लेंथ टेस्ट के लिए क्या है सर कि लोग बोलते हैं मैं 15 जनवरी के बाद दूंगा फुल लेंथ टेस्ट। तो ये भी बहुत बड़ी गलती है। आप वेट करते रहते हैं कि कब मेरे 10 सब्जेक्ट होंगे तब मैं अपने 70 मार्क्स देख पाऊंगा टेस्ट सीरीज में। ऐसा नहीं होता। मैंने क्या किया था, दिवाली तक मेरी कोचिंग खत्म हो गई थी, तो मैं सोच लिया था अब टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट जो रिवीजन हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। एक फुल लेंथ टेस्ट देने में कितना ही टाइम जा रहा है सर, हफ्ते में 2 ठो दे दूं। मतलब तो मैं ऐसा करता था कि कुछ तो याद होगा, हमने पूरे 1 साल मेहनत की है तो देखें तो अपने आप को एक बार कि चलो क्या हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, 40-50 मार्क्स तब भी आ जाते हैं सर, मतलब आप बिना रिवीजन करे भी देते हैं। तो मैंने सीरियसली टेस्ट देना फुल लेंथ वाले चालू कर दिया था जब मेरे 5 सब्जेक्ट हुए थे। 5 सब्जेक्ट हो गए, 5 सब्जेक्ट थोड़े बहुत याद रहते हैं सर, तो तब से देना चालू कर दो तो एनालिसिस होता रहता है सर। आप जो रिवीजन कर लिया उन सब्जेक्ट में भी क्या नहीं बना, क्योंकि एक साथ आप पूरे 10 सब्जेक्ट पढ़ेंगे फिर कुछ ना कुछ भूल जाएंगे, तो ऐसे में तो टेस्ट कभी देने का मुहूर्त ही नहीं आएगा। तो मैं वही सर, 5 सब्जेक्ट मेरे हो गए थे, उसके बाद मैं रिवीजन भी करता जा रहा था और टेस्ट भी देता जा रहा था। तो मैंने टेस्ट तो बहुत ज्यादा दिए, ऑलमोस्ट 3 टेस्ट सीरीज कंप्लीट किए सर मैंने, फुल लेंथ, मल्टीपल वाले, और बीच में इसरो का एग्जाम भी था सर। हम्म तो वो पोस्ट वगैरह अच्छी आई थी सर, मतलब 100-150 के आसपास। तो लग हम्म रहा था इसरो का एग्जाम करेंगे। तो हम्म इसरो का भी बता देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि आ जाती है वो वैकेंसी। हम्म गेट के अलावा आप पढ़ेंगे ना सर के इसरो में, मतलब बहुत 20% गेट का सिलेबस रहता है, 80% बाहर का रहता है लगभग इसी में। बहुत टफ पेपर आता है, तो आप गेट का ही बस कर लेंगे ना सर, 60-65 मार्क्स कट ऑफ जाता है सर, 70 मार्क्स हम्म 240 में से। तो आप गेट का बस अच्छे से तैयार करके जाएंगे तो आपका इसरो निकल जाएगा। मतलब जो लोग इसरो तैयार करना चाहते हैं ना, आपका गेट भी अफेक्ट नहीं होगा बीच के बीच। आप सिर्फ गेट की तैयारी जो कर रहे हैं ना, वही बस करते रहिए, वो अच्छे से आप गेट इसरो के एग्जाम में लिख के आएंगे तो आपका इसरो में रिटर्न तो निकल जाएगा। इतना तो मैं श्योर हूँ, क्योंकि मेरे भी मतलब इतने मार्क्स आ गए थे कि मेरा कट ऑफ क्लियर हो जाए इसरो। तो ये भी है सर बीच में। कई लोग अलग से टेस्ट सीरीज लगा लेते हैं इसरो की, बीच में गेट छोड़ छाड़ के ये हम्म करने लगते, तो कहीं ना कहीं दोनों ही तरफ घाटा हो जाता है ये सर। तो मतलब उसके लिए कोई अलग सा आपको नहीं करना है जो इसमें प्रिपेयर हाँ, कर रहे इसी हैं। के लिए बता रहा हूँ सर, हाँ नहीं नहीं, ये हर उसी में जगह हो का है, जाएगा ये काम। हर जगह का है। मैं देखा हाँ हूँ कि अलग से आपको कुछ इस चीज़ के लिए तैयारी नहीं करनी पड़ती है। मतलब गेट एक ऐसा एग्जाम है, इसकी तैयारी कर लो, आपको मल्टीपल डायरेक्शंस खुल जाते हैं कि आप इससे बहुत सारे एग्जामिनेशंस को हाँ क्रैक सर। कर सकते हैं। तो फिर ये तो सर रहा आपका पूरा एग्जाम का वो कि आपने कैसे दिलाया और किस तरीके से आपका पेपर वगैरह गया, है ना? और रिजल्ट का दिन कैसा था सर? मतलब उस दिन आपको कैसा लगा था, क्या रहा था? रिजल्ट मतलब मैं कटनी में था, मेरे छोटे चाचा चाची घर पे अक्सर जाता रहता हूँ। तो मतलब वो तो कोरोना के चलते उन्होंने बोल दिया था कि 13 तारीख को रिजल्ट आएगा, 3 दिन पहले आना था तो रिजल्ट। तो बस मैं मन में बोल रहा था, तो चाची बैठी हुई थी मेरी बगल में, चाची बस 400 के अंदर रैंक आ जाए, 400 के अंदर रैंक आ जाए, 400 के अंदर रैंक आ जाए। और जैसे रिजल्ट खुला मेरे 383 रैंक थी। मतलब मैं बहुत खुश था क्योंकि मेरा पेपर उतना अच्छा नहीं हुआ था। और आप भी, आप जब आपके 60-65 मार्क्स आ रहे हो तो आपको ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रहती कुछ। उस दिन बहुत खुश था, मतलब दोस्तों के फोन आते हैं, टीचर्स वगैरह के फोन आते हैं। मतलब सब लोग तो टॉप 100 के अंदर रैंक नहीं ला सकते ना सर, मतलब वो तो एक ये है, टॉप 100 वाला उसने उतना दिमाग होगा तो उसने उतने अच्छे से किया, ज्यादा फर्क भी नहीं है। 2 क्वेश्चन सिली मिस्टेक आप कम कर दोगे, आपके 100 के अंदर रैंक आ जाएगी। मतलब मैं तो 10 से लेके 500 रैंक वालों को सबको सेम मानता हूँ सर। इसलिए मानता हूँ सर, वो सिर्फ 2 क्वेश्चन सिली मिस्टेक की बात है सर, 70 नंबर में आपकी
टॉप 50 में रैंक आ जाएगी, 65 नंबर में आपकी सर 300-400 रैंक होगी। तो मतलब मेरे को बहुत ज्यादा वो नहीं लगता है कि किसी की 50 रैंक है फिर किसी की 600-700 रैंक है, तो वो और सब ऐसा बराबर ही भी है नहीं है लगभग। कि जिंदगी में जो 100 रैंक के अंदर लाए हैं वही कुछ बड़ा करेंगे, और हम लोग यहाँ मतलब जिन लोगों का कम आया हुआ है उन लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। मैं जहां पढ़ रहा हूँ सर, आईआईएससी बेंगलोर में, जो मेरी ब्रांच है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम्म। मैं अकेला बंदा हूँ 383 रैंक वाला जनरल कैटेगरी। बाकी सब 2 रैंक 4 रैंक, कोई मैकेनिकल से सीएस का पेपर दे के आ रहा है 7 रैंक है, किसी की ऑल इंडिया रैंक 14 है। मैं भी सरवाइव कर रहा हूँ सर मजे से, कोई दिक्कत नहीं है। ये मतलब तो वही है अभी ना, हम लोग ज्यादा बहुत फर्क अच्छे नहीं। से कवर करेंगे, सब लोगों को बता रहा हूँ जो लोग भी इस वीडियो को हाँ देख रहे हैं कि स्टे ट्यून्ड, बिल्कुल तैयार रहिएगा। और किसी को भी कुछ पूछना है ना तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, सर देखते रहेंगे कमेंट सेक्शन में आप लोग क्या लिख रहे हैं। हाँ और सर। किसी को भी कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लीजिएगा, वीडियो जरूर देखना क्योंकि आईएएससी का टॉपिक आने वाला है, कि इस पार्ट में है या अगले पार्ट में, देखिएगा जरूर। सर आप बता रहे थे कि मतलब कैसा रहा था आपका रिजल्ट वाला दिन, हाँ तो वो सब हुआ बहुत फिर। सर, वो उस दिन लगता है कि हाँ चलो ठीक है, मेहनत सफल हो गई। अब हम्म। पता नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि कोई 100 रैंक ला के भी दुखी रहता है, मैं तो खुश था सर, क्योंकि मेरे जिस हिसाब से एग्जाम गया, ये पता नहीं ये साल मेरे लिए वरदान साबित हुआ। वो बोलते ना, भगवान जब देता छप्पर फाड़ के देता। अब मेरा मतलब मेरे को भगवान ने कुछ देना चालू किया कि अब मेहनत हो गई बेटा तुम्हारी। ठीक है सर, 383 रैंक में मतलब गेट में ऐसा है ना सर, ईसी में, कि आपको 500-700 रैंक के बाहर मुश्किल हो जाता है आपके मन की ब्रांच मिलना, फिर आईआईटी मिलना। तो हम्म। मेरे को खुश था, क्योंकि मैं ब्रांच के, मेरे को मैं तो आइडिया लेता रहता था। वो ये ना, आप जितने अपने सीनियर से कांटेक्ट, कुछ लोग ऐसे रहते हैं अपने मन में रहते हैं यार क्या करना, काउंसलिंग कर देंगे। बहुत फर्क पड़ता है सर, आप जब पता करेंगे ना सर, आप कई बार तुम्हें 500 रैंक पे जो चीज नहीं मिल पाएगी, कोई बंदा 1500 रैंक पे ले जाएगा। तो हाँ सर, कैटेगरी यही वाला इशू नहीं, यही जनरल चीज हम कैटेगरी लोगों में। का अभी नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है कि हाँ सर। आप तो इतने पीछे के रैंक से आईएएससी कैसे लेके आ गए, और अगर कोई पीछे का रैंक वाला है बंदा तो वो कैसे अच्छे आईआईटी में या अच्छे आईएएससी बैंगलोर में ही कैसे एडमिशन ले सकता है, इसके इस जर्नी के बारे में बताइए सर। हाँ सर, सबसे ज्यादा मैंने जितनी गेट में मेहनत की, उसके बाद भी मैं मतलब मेरे को ये था कि यार इतने सारे आईआईटी हैं, हर आईआईटी में अलग अलग ब्रांच है। जैसे आईआईटी दिल्ली में इतनी सारी ब्रांच है, केयर नाम की एक ब्रांच, कोई रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच है, और प्लेसमेंट देखेंगे 17-18 लाख से कम है नहीं। और ऐसा है ना, आईआईटी कानपुर में आपका लोग इसमें ईसी ब्रांच में सबको वीएलएसआई चाहिए, 2 रैंक हम्म। वाले को भी वीएलएसआई चाहिए, 500 रैंक, इंटरेस्ट तो मतलब खत्म ही हो गया, वीएलएसआई चाहिए। बहुत बड़ा ट्रैप है सर ये, मतलब मैं वीएलएसआई से अच्छी ब्रांच में हूँ सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रांच इधर आईआईएससी में, मतलब टॉप की ब्रांच है। ऐसा माना जाता है कि प्लेसमेंट यदि आप पैकेज वाइज देखें तो जो सीडीएस डेटा साइंस वाली ब्रांच है, एआई की ब्रांच, सीएसए कंप्यूटर साइंस ऑटोमेशन की ब्रांच, टॉप पे है सर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रांच जो है ना सर आईआईएससी में, जो अगली बार काउंसलिंग करेंगे भाई टॉप पे भरना। मतलब मेरे को तो भगवान ने दी है, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आप लोग टॉप पे भरना है इसको फर्स्ट वाले पे। तो कितना आर्टिफिशियल ये रहता है है ना सर, सर, अभी ईसी में पैकेज कितना जा रहा है इसमें? हाँ। एवरेज 25 लाख है सर अभी तक, नई ब्रांच आई है सर इंडिया में, मतलब अभी हम्म। और कोई आईआईटीज वगैरह नहीं करा रहा है। अच्छा। तो ये था सर, मैं मतलब पहले तो 1-2 महीने तक यही अपने जितने भी कांटेक्ट है मैं अपने बनाया कि यार आपका कांटेक्ट आईआईटी कानपुर में नहीं हो सकता, लेकिन आपके किसी फ्रेंड का हो सकता है, किसी सीनियर का हो सकता है। तो वही मैं डेली शाम को टाइम निकालता था 1-2 घंटे, अपने सीनियर से बात करता था कि कौन सी ब्रांच लेनी है, कौन सी नहीं लेनी। वीएलएसआई का कभी मेरे को चस्का था ही नहीं, मतलब ऐसा नहीं था कि यार जाऊंगा तो वीएलएसआई में जाऊंगा। तो एक सिग्नल प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेशन ब्रांच कानपुर में, आईआईटी कानपुर में स्पेशली, बहुत अच्छी ब्रांच है, और मतलब मिल जाती है, मतलब बहुत ज्यादा रैंक नहीं चाहिए पड़ती, क्योंकि उधर के प्रोफेसर मतलब जो एसपी कॉम ब्रांच के सिग्नल प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेशन के, हर आईआईटी में क्या है, सिग्नल प्रोसेसिंग अलग पढ़ाते हैं और कम्युनिकेशन अलग पढ़ाते हैं। लेकिन आईआईटी कानपुर में जो ये ब्रांच है, मतलब वीएलएसआई से ऊपर है मेरे हिसाब से। और मैं यही सोच के चल रहा था, 383 रैंक है, मेरे को एसपी कॉम मिल जाए भगवान, मैं खुश हो जाऊं जिंदगी से। प्लेसमेंट भी उधर पे 100% है, तो एसपी कॉम ब्रांच का सोचा था। फिर वही धीरे, हर कॉलेज में आपको चॉइस भरने के लिए देंगे, 3 से 4 चॉइस आपको भरनी पड़ेगी। तो 3-4 चॉइस में आप जो चॉइस भरेंगे, आपके पास तो 3 ही चॉइस है ना, और आईआईटी ऑफर कर रहे हैं 15-20 ब्रांच, तो आपको वही डिसाइड करना है कि आपको भरना कौन सा है। आईआईएससी के केस में क्या होता है, 5 ब्रांच अलाउ करते हैं, तो जनरली ईसी वालों का मैं प्रेफरेंस बताता हूँ। फर्स्ट पे वीएलएसआई भर देंगे, दूसरे पे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भर देंगे, तीसरे पे सिग्नल भर देंगे, चौथे पे कम्युनिकेशन, और पांचवे पे नैनो साइंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई जिक्र ही नहीं। आप जब ब्रांच नहीं भरोगे तो आपको मिलेगी कैसे, नई ब्रांच आई है इंडिया में, अभी मतलब स्कोप तो बहुत ज्यादा है।
इस ब्रांच का तो मतलब बहुत ही ज्यादा है ब्रांच का इसको। तो अब वो 5 ब्रांच में एआई कोई भर नहीं रहा था, और मैंने फिर एक्सप्लोर किया, मैंने सीनियर से बात की, तो फिर मैं क्या किया ना, ये नैनो साइंस हटा के 1-2 ब्रांच हटा के मैं इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऊपर भरा। तो लोगों इस बार क्या हुआ था ना, वो मतलब ये लोगों में ये रहता है ना, क्यों नहीं भर दे, यार मैंने तो कभी कोडिंग की नहीं। मैं भी बता दूं, मेरे को तो कभी पाइथन नाम तभी सुना था कि अच्छा पाइथन नाम की कोई कोडिंग भी करनी रहती है एआई के लिए, ये वो। मैंने बस भर दिया था कि यार बच्चे को, वो जब क्राइटेरिया फिक्स किए हैं कि कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे चाहिए उनको, इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे चाहिए और ईसी वाले बच्चे चाहिए, जब वो क्राइटेरिया रखे हैं तो पक्का उन्हीं बच्चों के लिए है ना। वो प्रोफेसर को भी पता है कि गेट के एग्जाम में क्या पूछते हैं क्या नहीं। तो कोडिंग वोडिंग से मत डरिए, मतलब मैं भी बहुत वीक था, लेकिन अब धीरे धीरे मैं भी सीख रहा हूँ। तो ये जो डेटा साइंस वाली स्ट्रीम से, क्योंकि अभी जो कोर्स वाली जॉब है सर मेरे हिसाब से कम होती जा रही है। आपको भी पता है कोर्स वाला मतलब एक सैचुरेशन आने वाला है। अब जैसे वीएलएसआई में आप चिप डिजाइन कर रहे हैं सर, मतलब वो अब क्या नैनोमीटर में तुम चिप बना रहे हो और क्या नीचे तक करते जाओगे, मतलब एक टाइम के बाद आप बोर हो जाओगे। लेकिन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रांच है आपका, डेटा साइंस वाली ब्रांच है, इसमें क्या है, एक ब्रांच से आपका काम ही नहीं चलेगा, आपका 4-5 ब्रांच का नॉलेज होना चाहिए। जैसे आपको प्रोग्रामिंग आना चाहिए कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से, तो वो आप सीख ही लेंगे। मतलब वो जो ब्रेक मिलता है ना सर बीच में, काउंसलिंग और कॉलेज की ज्वाइनिंग के बीच में, तो वो फिर आपको मैथ्स भी बहुत ज्यादा रिगरस लगती है, ईसी भी लगती है। आप जब पूरे तीनों चारों ब्रांच को पढ़ मिलके पढ़ेंगे ना, तब आपको लगता है कि हाँ वाकई में आप इंजीनियर बन रहे हैं। इसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ, जो लोग पूछते हैं कि पीएसयू या फिर एमटेक, तो मैं पर्सनली बोलता हूँ, शुरू शुरू में लगता है, चस्का रहता है सबको, पैसे चाहिए पैसे चाहिए। कुछ नहीं है, जिंदगी भर जॉब करनी है सर। मतलब ठीक है 18 लाख का पैकेज दे रहा है एनटीपीसी, ओएनजीसी, पावर, लेकिन कर क्या रहे हो उधर पे, मतलब ठीक है चले जाओगे, 5 साल बाद बोर हो जाओगे। मतलब मैं किसी जो जा रहा है मैं उसको मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वाकई में थोड़ा और स्ट्रगल कर लो ना, क्या दिक्कत है। थोड़ा और मतलब एमटेक में असली पढ़ाई एमटेक में ही होती है सर, मैं बताऊं आपको। जब क्योंकि जब गेट आप निकाले तो पक्का आईआईटी या आईएससी में आने वाले हो। आप जो बीटेक के कॉलेज में पढ़े हो, एक्चुअली वो पढ़ाई नहीं है, वो टाइम पास था, वो कुछ नहीं किया आपने उधर पे। एमटेक में आओ, कभी प्रैक्टिकल जब वो असाइनमेंट्स देते हैं, जब वो देते हैं कि तुम प्रैक्टिकल ये चीज इंप्लीमेंट करो, और वो ब्रेन स्टॉर्मिंग होती, पढ़ाएंगे 1 लाइन का, पूछेंगे 25 लाइन का, तो जब आप खुद से एक्सप्लोर करना चाहते हो, मतलब जो बीटेक में रहता है ना, असाइनमेंट इसने कर लिया उसी का कॉपी करके दे दिया तुमने, इधर ऐसा नहीं चलता सर। इधर ऐसा है ना सर कि कोई स्पून फीड करने वाला नहीं है। वो उनका ये मोटिव है कि कंपनी में तुम जाओगे, कभी रिसर्च सर्च करोगे, तो तुम्हें उधर कौन बताने आ जाएगा कि भैया ऐसे नहीं ऐसे कर। खुद को तैयार करना होगा ना, कि अब तुम किसी प्रॉब्लम पे काम कर रहे हो तो तुम्हें खुद एक्सप्लोर करना है। तो इधर पे मैं मेन जो डिफरेंस देखा हूँ ना सर, पढ़ाई का, कॉलेज में बीटेक में मतलब टीचर्स भी उतना ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते बच्चों को के लिए, इधर पे बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन है टीचर्स का। वो खुद भी मेहनत करते हैं, नई नई चीजें, नई नई प्रॉब्लम्स देके, प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स वो तुम्हें देंगे, थोड़ी बहुत हिंट देंगे, एक्सप्लोर आपको खुद करना है सर, ये बहुत अच्छी बात है। और जब आप 1-2 साल करेंगे ना सर, आप मतलब जो मेरे सीनियर्स बोलते हैं, अभी तो मैं पास आउट हुआ नहीं, बोले आप एक अलग लेवल पे खड़े होंगे। तब भी मैं ठीक है सर, मेरा 18 लाख का पैकेज लगेगा, 20 का लगेगा, 15 का लगेगा, 10 का लगेगा, लेकिन अब सर मैं मतलब उस लेवल पे नहीं हूं ना जैसा जो बीटेक लेवल पे था। और अब तो मैं 2 साल बाद फाइनली मैं स्विच करके तो किसी भी कंपनी में जा ही सकता हूँ सर। और पैकेज पैसा तो मैं मतलब गवर्नमेंट जॉब को सपोर्ट नहीं करता उतनी ज्यादा, क्योंकि मतलब वो कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना सर कि बहुत ज्यादा काम नहीं होता उधर पे। तो आप जो आपको आता है वो भी भूल जाएंगे आप कुछ टाइम के बाद। यदि आपने मान के चलिए कोई एग्जाम निकाला, उसमें आपने आपको ने एडमिनिस्ट्रेशन में डाल दिया, तो क्या मतलब की रह गई सर वो गेट की पढ़ाई, क्यों आपने इतनी मेहनत की थी, क्यों इतने आपने ट्रांसफॉर्म निकाले थे। तो वो इधर पे एमटेक करने का यही फायदा है कि सर आप अभी तुरंत इमीडिएट इफेक्ट तो नहीं देखेगा, लेकिन बाद में आप हो सकता है आप अपनी खुद की कंपनी खोल लें सर, या फिर पीएचडी भी करने जा सकते हैं सर आप, जिसका सपना हो कि एमआईटी हार्वर्ड वगैरह जाना है, स्टैनफोर्ड जाना है, आईआईएससी बेस्ट ऑप्शन है। आप इधर आइए, 9 जीपीए बनाइए और सीधा स्टैनफोर्ड एमआईटी वगैरह आप जा सकते हैं, मतलब जिसका भी सपना है सर। तो मैं तो 95% यही बोलूंगा कि बहुत ज्यादा बिल्कुल इमरजेंसी नहीं है तो यार रुक जाओ ना 2 साल, ठीक है कर लो तैयारी, मतलब एमटेक भी पढ़ लो तो जॉब सबकी लग जाती है सर, 100% प्लेसमेंट है। जब तक कि आपने ब्रांच सही चूज नहीं की, बस ब्रांच चूज कर लीजिए सही, तो हो जाएगा सर सबका प्लेसमेंट वगैरह। तो यही है सर एमटेक, मतलब जादुई चीज है सर, आपको बहुत स्ट्रगल भी करना पड़ेगा, और पढ़ने को तो इतना सीखने मिलेगा सर, इतना। गेट एग्जाम सर न्यूमेरिकल बेस्ड है सर, उसमें क्वेश्चन आया तुमने कर दिया, वो ये थोड़ी है, वो तो आपका नॉलेज थोड़ी बताता है, आपने तो कुछ बस चीजें फॉर्मूले याद की, इंप्लीमेंट कर दी। तो असली यदि आपको कुछ सीखना है तो आप जरूर किसी आईआईटी या फिर आईएएस आइए सर।
मेरा यही मतलब सर ये एक ना मार्केट में फैला हुआ है कि एमटेक करने से कोई फायदा नहीं है, वो लोग भी बेरोजगार घूम रहे हैं। आपका इस बात पे सर क्या कहना है? सर वो बेरोजगार इसलिए घूम रहे हैं कि उनके सीरियसली पढ़ाई की नहीं। आप उतनी रैंक तो लाओ जितनी रिक्वायरमेंट है सर। मतलब करके तो देखो, आपको रैंक लाने हैं 10,000 और बोल रहा जॉब दे दो, कैसे दे दूं भैया? कहाँ से दे दूं जॉब? नहीं मिलेंगी जॉब। आप पहले तैयारी करो, जितने एफर्ट्स रिक्वायर्ड है ना सर, उतने एफर्ट्स तो आपको देने पड़ेंगे ना। फ्री में तो कोई नहीं देगा नौकरी। आप बोल रहे हो कि गेट में कुछ नहीं है, तो आप 500 के रैंक अंदर रैंक ला के बताओ कैसे आपका फ्यूचर नहीं। आप गेट की कोचिंग पढ़ा सकते हैं सर। मैं बता रहा हूँ कि मैं गेट की तैयारी करता था ना, उसके तो गेट तो मेरे को आता है, मतलब गेट का जो पढ़ाते हैं। तो एक मैं प्लेटफॉर्म बताना चाह रहा हूँ सर। तो वो सेक करके एक प्लेटफॉर्म है, बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है। मतलब जो लोग अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं अपने आप को कि बेरोजगार